नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को आज 8 दिन हो चुके हैं। दोनों साइड से लगातार स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेस्कियन ने गल्फ नेबर्स को टारगेट करने के लिए माफी मांगी है, जिसका क्रेडिट भी ट्रम्प चाचा खा गए हैं। नो वन नोज व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट विल कंक्लूड। लेकिन इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ईरान के बाद यूएसए का नेक्स्ट टारगेट क्यूबा होने वाला है। क्यूबा नेक्स्ट ऑन एजेंडा आफ्टर ईरान। ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साफ साफ कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि ईरान के बाद यूएसए का अगला टारगेट क्यूबा होने वाला है। ट्रम्प सेट्स हिज साइट ऑन क्राइसिस हिट क्यूबा आफ्टर ईरान एक्शन। आप देखिए, वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को भी कवर कर रहा है। ट्रम्प सेज रेजिम चेंज इन क्यूबा इज क्वेश्चन ऑफ टाइम आफ्टर ईरान। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि क्यूबा वाज नेक्स्ट ऑन हिज एजेंडा आफ्टर ईरान, प्रेडिक्टिंग दैट द कम्युनिस्ट रन आइलैंड crippled by a US energy blockade and is gonna fall pretty soon. They want to make a deal so badly, Trump told to CNN in a phone interview a day after suggesting that he would turn to an अनस्पेसिफाइड प्रोजेक्ट फॉर क्यूबा आफ्टर द वार अगेंस्ट ईरान। और इसके लिए इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को अपॉइंट किया है। इनका कहना है कि मार्को रूबियो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनका एक प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है कि कैसे क्यूबा को इन्वेड किया जाएगा या कैसे क्यूबा के ऊपर अटैक्स किए जाएंगे, रेजिम चेंज होगी। वो आने वाला समय बताएगा कि कौन सा एक्शन क्यूबा पे लिया जाएगा। अगर हम बात करें क्यूबा की, तो देखिए, क्यूबा बेसिकली एक कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ बेसिकली ये देश 4195 आइलैंड्स एंड केज से मिलकर बना हुआ है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, क्योंकि कभी स्पेन की ही कॉलोनी हुआ करता था। यहाँ पे यूनिटरी कम्युनिस्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट चलती है, जहाँ की जनसंख्या मात्र 1,10,000 के आसपास है। एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो 64.12% वाइट पीपल यहाँ पे रहते हैं। फिर कुछ मिक्स्ड एथनिसिटी के लोग भी हैं, ब्लैक पीपल भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में है, 9.26% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी को यहाँ फॉलो किया जाता है मेजोरिटी फेथ के रूप में। बाकी 23% के आसपास ऐसे लोग हैं जो नो रिलीजन, किसी प्रकार के धर्म में विश्वास नहीं रखते। एंड फोक रिलीजन्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ की जो सुप्रीम स्टेट ऑर्गन है उसे नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावर कहा जाता है, जिसमें 470 यानी कि 470 मेंबर्स चुन के आते हैं। और पॉपुलेशन यहाँ आप देख पाओगे 1,10,00,000 के आसपास। ओके, शायद पीछे मैं गलत बोल गया, तो ये 1 करोड़ के आसपास है, 1,10,00,000 के आसपास है। जीडीपी की बात करें तो 254.865 बिलियन यूएस डॉलर है। पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे अच्छी खासी है। एंड इसके अलावा ये जो छोटा सा कैरेबियन देश है, यूएसए के लिए नाइटमेयर बना हुआ है। आप यहाँ पे लोकेशन देख पाओगे, ये है क्यूबा, नीचे कैरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसे अमेरिका गल्फ ऑफ अमेरिका कहता है। एंड यहाँ पे भी अपडेटेड आपको दिख जाएगा। सो क्यूबा की जो कैपिटल है हवाना है। यहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देश को रन कर रही है। यही सबसे बड़ा नाइटमेयर यूएसए के लिए है। यहाँ आप देखोगे यूएसए क्यूबा को एक बहुत बड़ा राइवल समझता है या अपने लिए एक सिरदर्द समझता है। मैक्सिको की बात करें, क्यूबा की बात करें, वेनेजुला की बात करें, यहाँ की गवर्नमेंट्स, यहाँ के लोग अमेरिका एंड अमेरिकन्स को रास नहीं आते हैं। तो अभी जो फ्यूचर में मीन्स जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट चल रही है उस पे भी हम
डिस्कशन करेंगे फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है, भारत कैसे इससे प्रभावित होगा, रशिया एंड चाइना के साथ क्यूबा के कैसे रिलेशन हैं, इवन यूएस के साथ इनके कैसे रिलेशन रहे हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम देखेंगे इन ब्रीफ। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। रिसेंटली क्यूबा में एक एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला है, बहुत बड़ा ब्लैकआउट देखने को मिला है आफ्टर द वेनेजुएलन फॉल आउट। वेनेजुला से जो ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड जो भी एनर्जी प्रोडक्ट्स क्यूबा को जाते थे वो अब रुक चुके हैं। सेम तरह से मैक्सिको पे भी एम्बार्गोज लगा दिए गए हैं। चाइना एंड रसिया थोड़ी बहुत यहाँ पे मदद पहुंचा जरूर रहे हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं हो पा रही है कि जो एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हुआ है उसको टैकल किया जा सके। तो इस बीच यूएस भी जो है प्रेशर को इंटेंसिफाई कर रहा है ऑन क्यूबा। क्यूबा में जो गवर्नमेंट बैठी है वहां पे सत्ता परिवर्तन की चाह यूएस रखता है। सो करंट स्टेटस की बात करें तो सीवियर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, नेशन वाइड ब्लैकआउट हो चुका है। यूएस का यूएस प्रेशर को इंटेंसिफाई कर रहा है, रीजनल इंटरवेंशन का रिस्क भी ग्रो कर रहा है। ग्लोबल इंपैक्ट ये होगा कि इंडिया और एशियन मार्केट्स भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। करंट क्राइसिस 2026 ब्लैकआउट, फ्यूल स्क्वीज एंड राइजिंग प्रेशर। तो देखिए ग्रिड फेलियर देखने को मिला है, 24 आवर का एक नेशन वाइड ब्लैकआउट देखने को मिला जिसने इस आइलैंड कंट्री को क्रिपल कर दिया है। Crumbling Soviet era thermoelectric plants cannot meet the demand without fuel। फ्यूल की कमी इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मादुरो को उठाया गया और वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट बैठा दी गई है जो यूएस के इशारों पे काम करती है, यूएस की कंपनीज अब वेनेजुएलन मार्केट को कंट्रोल करती है, वेनेजुएला के अंदर जो ऑयल है उसको कंट्रोल करने लग गई हैं। तो क्यूबा को जो ऑयल जाता था, क्यूबा को जो एनर्जी प्रोडक्ट्स जाते थे उन पे रोक लग गई है पूरी तरह से। ऐसे में फ्यूल क्राइसिस उत्पन्न हो गया है, ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। द ऑयल स्क्वीज, क्रिटिकल लॉस ऑफ वेनेजुएलन क्रूड इंपोर्ट्स फॉलोइंग द यूएस रीजनल इंटरवेंशन। अल्टरनेटिव जो पार्टनर्स हैं जैसे कि मैक्सिको एंड चाइना, वे भी जो करंट डिमांड है उसकी जो सप्लाई है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। दे आर अनेबल टू फिल दी सप्लाई ब्रीच। एक्सटर्नल प्रेशर यूएस यहाँ पे बढ़ा रहा है। टाइटन यूएस मेजर्स impending third party shipments aiming to force political concessions during the energy vacuum। और ऐसे में क्यूबा में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। रेजिडेंट्स आर कुकिंग विद फायरवुड्स ड्यू टू गैस शॉर्टेज, बर्निंग ट्रेस एक्यूमुलेशन क्रिएट्स टॉक्सिक स्मोक एंड हैजार्डस इन द सिटीज लाइक हवाना। लोग यहाँ पे परेशान हैं, इकोनॉमी जो है पैरालाइज हो चुकी है, टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मेजर जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू रिफ्यूलिंग इनेबिलिटीज, सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट एट ए नियर स्टैंड स्टिल। और ऐसे में वाशिंगटन की तरफ से रिटोरिक आना, वार्निंग्स आना, ये अपना आप में एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा इज रेडी टू फॉल और उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि जैसे ही ईरान वार कंक्लूड होगा ये तुरंत प्रभाव से क्यूबा को इन्वेड करने चले आएंगे। इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम देखते हैं कि यूएस एंड क्यूबा की राइवलरी बेसिकली क्या है। कैरेबियन कंट्री है, आप देखोगे बिल्कुल नजदीक है क्यूबा के, फ्लोरिडा से तो बिल्कुल नजदीकी इसकी दूरी है। सो फ्रॉम 1959 टू 2026 रिवोल्यूशन टू रिसर्जेंट टेंशंस, क्योंकि एक दौर ऐसा आया था 2015 के समय पे, बराक ओबामा के समय पे, कि जो क्यूबा है वहां की गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक को बहाल कर दिया था यूएस के साथ में। डील्स होने लग गई थी एनर्जी को लेकर भी, सिक्योरिटी को लेकर भी, काफी सारी इंगेजमेंट्स उस समय पे देखने को मिली थी राउल कास्त्रो के समय पे। लेकिन अब फिर से
टेंशंस इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। 1955 में आपको पता है रिवॉल्यूशन हुआ था क्यूबा में, जिसे क्यूबन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फिदेल कास्त्रो का नाम सुना होगा, चे गवेरा का नाम आपने सुना होगा, वे इस क्रांति के हीरो हैं। आज भी लोग जहां तहां क्रांति चाहते हैं, जहां तहां सरकारों से परेशान हैं, वहां उनको सिंबॉलिक रूप में उनकी टी शर्ट्स, उनकी फोटोज को लेके चलते हैं, नारे लगाते हैं, एंड उनको एक तरह से बड़े लीडर्स के रूप में देखा जाता है। तो फिदेल कास्त्रो एंड चे गवेरा गवेरा के द्वारा जो क्यूबन रेवोल्यूशन लाया गया था, वो बेसिकली उस समय के जो डिक्टेटर थे बैटिस्टा या बैटिस्टा, यूएस के पिछलग्गू यूएस के द्वारा बैठाए गए एक पपेट, उनकी सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका, उनको आउस्ट कर दिया, रैपिड अलाइनमेंट किया उस समय पे यूएसएसआर के साथ में। एंड इसी वजह से यूएस की हॉस्टिलिटी क्यूबा को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिकी कंपनीज जो उस समय क्यूबा में क्यूबा का तेल निकाल रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, लोग गरीबी से और आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन से, बहुत सारी ऐसे कोजिज से परेशान थे। उन कंपनियों को क्यूबा ने अपने देश से उखाड़ फेंका। तो 1959 से कहानी की शुरुआत होती है। देन उसके बाद 1962 में हम मिसाइल क्राइसिस ऑफ क्यूबा भी देखते हैं एंड एम्बार्गोज लगाए जाते हैं। आई होप आप सब इस बात से अवेयर होंगे, जब 1962 में, बेसिकली अक्टूबर 1962 में अमेरिकन सॉरी रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स यूएस की तरफ टारगेट करके तैनात कर दी गई थी। 13 दिन तक वे तैनात रही एंड उस समय पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, ही वाज टोटली मैलेज एंड अपसेट। उनको खतरा था कि इन मिसाइलों को यूएस की तरफ दाग दिया जाएगा एंड एक न्यूक्लियर वार यहाँ पे शुरू हो सकती है। देन उसके बाद सीक्रेट मीटिंग्स होती है, डील होती है यूएसएसआर एंड यूएस के बीच में, और यूएस यहाँ पे मान जाता है नॉट टू इन्वेड, नॉट टू अटैक ऑन क्यूबा, लेकिन वहां से अपनी कंपनियों को निकालने के लिए राजी नहीं होता था। बट फिर भी यहाँ पे एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिला। 1980 का दशक आता है। मैरियल बोट लिफ्ट एक घटना है। मैरियल आइलैंड से लोगों का मास एक्सोडस हुआ था फ्रॉम क्यूबा टू यूएसए। बहुत से लोग 1,25,000 के आसपास क्यूबन्स यूएसए में जाके शिफ्ट हो गए अमाइड इकोनॉमिक शटडाउन। देखिए, इस क्यूबन रिवॉल्यूशन के बाद में बहुत से रिफॉर्म्स लाने की प्रयास किए गए थे उस रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें चे गवेरा और ये आपके फिदेल कास्त्रो, ये उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे। चे गवेरा को बेसिकली हेल्थ मिनिस्टर आई थिंक वहां पे बनाया गया था एंड उस दौरान ये 4 से 5 साल मंत्रालय में रहे थे। अर्जेंटीना में उनका जन्म हुआ था। वो एक बहुत लंबी कहानी है। और ये भारत भी आए थे, पंडित पंडित नेहरू जी से भी मिले थे। देन उसके बाद जापान गए थे एंड वहां पे हिरोशिमा पे यूएसए के द्वारा, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे यूएसए के द्वारा जो एटम बम्स गिरवाए गए थे या गिराए गए थे, वहां पे उन्होंने विजिट किया, लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि वे यूएस के हमेशा खिलाफ रहे थे। तो यहाँ पे मास एक्सोडस होता है और ये जो लोग 1,25,000 के आसपास यूएसए में जाके बसे थे, अमेरिकन क्यूबन्स, ये एक बड़ा डायस्पोरा आज यूएसए में कंस्टिट्यूट करता है एंड यूएसए की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। क्यूबा पे अटैक करने के लिए या क्यूबन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ये वे लोग थे जो सरकार की नीतियों से परेशान होके क्यूबा छोड़ के चले गए थे, यूएस का साथ चाहते थे। अब ये चाहते हैं कि यूएसए एंड अदर अलाइज मिलिटरीज मिलके क्यूबा को इन्वेड करे, वहां पे रेजिम चेंज करे। देन हम देखते हैं 1966 में 1996 में सैंक्शंस टाइटन किए जाते हैं यूएसए के द्वारा। हेल्म्स बर्टन एक्ट यूएस की पार्लियामेंट लेके आती है एंड जो 1962 में इम्बार्गो लगाया गया था, इकोनॉमिक इम्बार्गो,
उसको कानून में बदल दिया जाता है। दिस एक्ट बेसिकली कोडिफाइड द एम्बार्गो इनटू लॉ एंड लिमिटिंग एग्जीक्यूटिव पावर्स टू लिफ्ट इट। यानी कि यदि भविष्य में इस एक्ट को, इन सैंक्शंस को लिफ्ट करना है, तो पार्लियामेंट से ही बिल पास करवाना पड़ेगा, पार्लियामेंट की आवश्यकता होगी। यूएस के प्रेसिडेंट ऐसा अकेला नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 2015 में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय संबंधों को बहाल करने की कोशिश की जाती है। राउल कास्त्रो प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, इन्होंने मिलकर डिप्लोमेटिक टाइज को बहाल किया, रिस्टोर किया, एम्बेसी एम्बेसीज को रीओपन किया, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया, एंड काफी सारे और भी डिप्लोमेटिक प्रयास देखने को मिले। बिगड़ते हुए संबंधों में डी एस्केलेशन देखने को मिला। लेकिन बाइडेन एरा में भी और देन ट्रंप, पहले ट्रंप और फिर बाइडेन और फिर ट्रंप, ये जो कार्यकाल रहा है, इस दौरान फिर से रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ट्रंप तो पूरी तरह से चाहते हैं कि क्यूबा यूएसए का पार्ट बन जाए। क्यूबा में बहुत बड़ा जो ऑयल भंडार है, ऑयल के रिजर्व्स हैं, वे यूएस कंपनीज के हाथों में चले जाएं। इसीलिए जो एनर्जी क्राइसिस, जो ग्रिड फेलियर देखने को मिला है, ये यूएस का ही करा धराया है। सो कुछ पॉइंट्स में यदि हम समझने का प्रयास करें, व्हाई द यूएसए अपोजेस क्यूबा। पहला, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। बेसिकली यूएस आपको पता है एक पूंजीवादी देश है, और ऐसे में क्यूबा जो कि यूएसएसआर से प्रभावित होकर अपने यहाँ सोशलिस्ट पॉलिसीज अपनाता रहा, या कहें कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे है, कम्युनिस्ट लोग वहां पे हैं, तो यहीं से रिफ्ट देखने को मिलता है। क्यूबा रिमेन्स ए वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट लाइक चाइना। यूएसए वीव्स दिस पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कोल्ड वार लेगेसी एज एंटीथेटिकल टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। एंड जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज यूएसए प्रमोट करता है, उसके भी ये एंटीथेटिकल हैं। एंड कोल्ड वार उस समय जब चल रहा था, यूएसएसआर ने क्यूबा का साथ दिया, मैक्सिको का साथ दिया, वेनेजुला का साथ दिया, तो वहां पे आज भी आपको या हमको कम्युनिस्ट सरकारें देखने को मिल जाती हैं। एसेट एक्स प्रोपोर्शन, मैंने जैसे कि आपको बताया 1960s में जब रिवॉल्यूशन हुआ, सरकार गिरा दी जाती है, नई रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनती है, अमेरिकन कंपनीज को लात मार के भगा दिया जाता है, एंड जो अमेरिकन कंपनीज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम कर रही थी विद इन वेनेजुला, सॉरी विद इन क्यूबा, उन कंपनीज को, उन एसेट्स को नेशनलाइज कर दिया जाता है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जिसकी कीमत 1.9 बिलियन यूएस डॉलर बताई जाती है, विदाउट एनी कंपनसेशन। उन अमेरिकन कंपनीज को किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जाता, एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी जाती, जो आज भी उनको ये दर्द हम कह सकते हैं कि चुभ रहा है। ह्यूमन राइट्स का रोना जो है रोया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। ऑनगोइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सस्पेंशन ऑफ द डिसेंट एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली फ्रीक्वेंटली साइट करते हैं, साइट किए गए हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द यूएसए। इनके हिसाब से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है क्यूबा में, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए जाते हैं, जो सरकार के खिलाफ होता है उनको प्रिजन में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के जो काम यहाँ पे चल रहे हैं, इसीलिए एक ये बड़ा कोज, एक बड़ा पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। रीजनल सिक्योरिटी, चूंकि फ्लोरिडा से कुछ ही दूरी पे क्यूबा देखने को मिल जाता है, जैसा कि हमने मैप में देखा, यूएसए हवाना को एक हिस्टोरिक एंड करंट सपोर्ट मानता है फॉर द लेफ्ट रेजिम्स लाइक वेनेजुला एंड नारकागुआ। तो ये अमेरिकन का ये मानना है कि ऐसी सरकारें, ऐसे देश डिस्टेबलाइज कर सकते हैं इस पूरे रीजन को। यूएस के बॉर्डर्स के लिए, यूएस के लिए एक बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये एक पॉइंट है। लीगल लॉक इन,
जैसा हमने देखा 1996 में हेल्म्स बर्टन एक्ट ने कोडिफाई किया था एम्बार्गोज को, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। Sanctions can only be fully lifted by the Congress, by the Parliament, if specific democratic conditions are met. तो ऐसा होगा कब, ये तो समय बताएगा। स्टेट स्पॉन्सर लिस्ट, यूएसए ने क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में डाल रखा है 1982 से ही, एंड फिर 2021 में दोबारा से डाला। इंटरनेशनल फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम पे रोक लगा दी जाती है। क्यूबा पे आरोप लगते रहे हैं कि जो भगोड़े हैं उनको यहाँ पे शरण दी जाती है, जो यूएसए के मोस्ट वांटेड है उनको यहाँ शरण दी जाती है। इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिकल भी एक मेजर फैक्टर है। जो लोग क्यूबा छोड़ के अमेरिका जाके बस गए थे, वे एक क्रूशियल स्विंग स्टेट क्रिएट करते हैं इन फ्लोरिडा एंड इन अमेरिका। सो क्यूबन अमेरिकन कम्युनिटी इन फ्लोरिडा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे फिर डेमोक्रेट्स की बात करें या रिपब्लिकन्स की, उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस इनके द्वारा किया जाता है, एंड सिग्निफिकेंटली ये फिर प्रेशर मेंटेन करते हैं ऑन दी गवर्नमेंट, ताकि क्यूबा में सरकार चेंज की जा सके। रशिया एंड चाइना के साथ इनके रिलेशन कैसे हैं, तो देखिए, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री की बात करें तो दोनों देशों के साथ, रशिया एंड चाइना के साथ इनके काफी अच्छे संबंध हैं। रिसेंटली इन्होंने 2024 में न्यूक्लियर सबमरीन कजान रशिया से ली थी। हाई प्रोफाइल नेवल विजिट इनकी होती रही हैं। डिफेंस कोऑपरेशन को इंगेजमेंट यहाँ पे इंक्रीज होती रही है, और यही बात यूएसए को जो है रास नहीं आती कि यूएस देखता है रशिया यहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है। यूएस एनर्जी एंड इकोनॉमी के सेक्टर में भी रशिया क्यूबा की मदद करता आया है। 32 बिलियन यूएस डॉलर का डेट राइट ऑफ किया था इन 2014, एंड लगातार टेक्निकल एड देना हो, अपग्रेड करना हो इनके पावर प्लांट्स को, ये भी करता रहा है रशिया। और डिप्लोमेटिक रोल की बात करें तो जो यूएन की बात करें तो यहाँ पे एक स्टाउंच डिफेंडर की तरह देखता है रशिया क्यूबा को। रशिया व्यूज क्यूबा एज ए स्ट्रेटेजिक बीच हेड टू चैलेंज यूएस इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सेम केस चाइना का है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के डेट ट्रैप में क्यूबा को फंसा लिया गया है। एक हैवी डेट क्यूबा का है चाइना के प्रति। और यहाँ पे डिप्लोमेटिक रोल की बात करें तो चाइना बेसिकली साउथ साउथ कोऑपरेशन प्रमोट करता है, क्यूबा को यूज करता है एज ए प्रोजेक्ट टू काउंटर यूएसए। बट इसका एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी अलग है। दोनों देश रशिया एंड चाइना क्यूबा को केवल अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएसए के अमेरिका के अगेंस्ट इनको एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिलती है। वहां पे इनके बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस बनाए रखे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं। तो यूएस के लिए तो सिक्योरिटी डायलेमा है। Both the powers, Russia and China, provide enough aid to prevent regime collapse, but lack the capacity to fill the subsidize the Cuban economy like the USSR did. जिस तरह की मदद यूएसएसआर ने की थी, सोवियत यूनियन के द्वारा की गई थी, रशिया एंड चाइना वर्तमान के जो हैं वे नहीं कर पा रहे हैं। भारत और इंडिया के क्यूबा और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो देखिए 1959 में भारत एशिया का पहला वो देश बना था जिसने क्यूबा की रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया, डिप्लोमेटिक टाइज को स्थापित किया, और तब से ही वार्म पॉलिटिकल टाइज एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट कोऑपरेशन हम इंजॉय करते हैं।
चाहे जियोपॉलिटिकल राइवलरी क्यूबा की अन्य देशों के साथ कुछ भी रही हो, भारत अच्छे संबंध इंजॉय करता है। इकोनॉमिक इंगेजमेंट भी लगातार ग्रो कर रहा है। 79 मिलियन यूएस डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड होता है, जिसमें भारत क्यूबा को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, 79.04 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि हम मंगवाते बहुत कम है, यहाँ पे 4.87 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ है शायद, राइट। तो की पिलर्स ऑफ कॉपरेशन है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ एंड फार्मा एंड सॉफ्ट पावर। भारत लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है, आयुर्वेदा हो वहां पे भी उनकी मदद करता है, हेल्थ की बात कर सकते हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल, बहुत से सेक्टर हैं जहां पे भारत और क्यूबा इंगेज करते हैं। सो विल क्यूबाज क्राइसिस अफेक्ट इंडिया? शॉर्ट टर्म देखिए, इसके भी कुछ मायने ये निकाले जा सकते हैं कि यदि क्यूबा में क्राइसिस आता है तो भारत थोड़ा बहुत तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जो प्रोजेक्ट्स हमने क्यूबा में चलाए हुए हैं वो डिले हो सकते हैं, पेमेंट का क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, इंडियन एक्सपोर्टर्स में फेस हाइटेंड रिस्क ऑफ पेमेंट डिलेज और फॉल्ट्स ऑन अनसिक्योर्ड ट्रेड, क्योंकि हम माल बहुत ज्यादा भेजते हैं, उसकी पेमेंट का जो क्राइसिस है वो खड़ा हो सकता है। जियोपॉलिटिकल स्पिलओवर हो सकता है कि भारत के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। क्यूबा के साथ में हम कैसे खड़े होंगे, जैसे ईरान के केस में आप देख लीजिए, वेनेजुला के केस में आप देख लीजिए, भारत अभी तक चुप्पी साधे हुए है, समझ नहीं आ रहा कि डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है। हालांकि जो ऐतिहासिक संबंध हमारे ईरान के साथ रहे हैं, ईरानियन रेजिम ने, ईरानियन लीडर्स ने कैसे भारत के कश्मीर को लेकर अपने व्यूज रखे हैं, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में कैसे वे इंटरफेयर करते रहे हैं, वो उस सब मायने रखते हैं। एंड उन सब के आधार पे ही आज की जो पॉलिसीज हैं वे डिसाइड आई थिंक की जा रही होंगी। सेम केस क्यूबा के साथ में भी देखने को मिलेगा। हालांकि मिटिगेशन एंड अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास में है, एनर्जी डिप्लोमेसी को हम लेवरेज कर सकते हैं, चूंकि लैटिन अमेरिका में क्यूबा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट है, तो वहां पे इंगेजमेंट हो सकती है। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भारत हमेशा देता रहा है, वो भी देता रहेगा। एसेट सेफ गार्डिंग, जो एसेट हमने क्रिएट किए हैं इन क्यूबा, उनको सेफ गार्ड करना भी हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, तो देखिए, तीन सिनेरियो यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। डी इस्कलेशन जो कि लो एंड मॉडरेट है, डी इस्कलेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पे एनालाइज किया जा सकता है कि ट्रंप यहाँ पे इन्वेड करने की या कुछ ना कुछ टारगेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पे टारगेट किया जाएगा तो प्रोलॉन्ग्ड स्क्वीज देखने को मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। chronic blackout, mass migration, economic stagnation, and US will maintain maximum pressure on Cuba। तो इसका भारत पे इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी जो पेमेंट्स हैं उनका डिले देखने को मिलेगा। सो वी हैव टू शिफ्ट अवर फोकस। सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, मेरे लिए क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।